क्लास आज आपका जो चैप्टर है वो लिक्विड्स एंड सॉलिड्स पे उसका लेक्चर नंबर 3 है प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इससे पहले आपने जो फर्स्ट लेक्चर देखा उसमें आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में बताया गया। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के डिफरेंस को एक्सप्लेन किया। फिर हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को बताया कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की टाइप्स कौन सी हैं और उनमें से एक ही टाइप उनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी जो हमने सेकंड टॉपिक में पढ़ा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है। उसकी डेफिनेशंस आपने देख ली, उसके लिए कंडीशंस देख ली कि कौन कौन सी कंडीशंस होनी लाजमी हैं, फिर उसकी आपने एग्जांपल्स देख ली कि इसके एग्जांपल्स क्या हैं। अब आ जाता है आपके पास के प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है आपके पास थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ thermodynamic properties of covalent hydrides। ठीक है, अच्छा, इससे पहले आप पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग उन कंपाउंड्स में होगी जिनमें आपके पास पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम डेट कैरी पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब वो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो आपके पास ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है और फ्लोरीन भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। अच्छा, इसमें आपने पढ़ा कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो कौन से कंपाउंड्स में होगी जिनमें आपके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज्ड हाइड्रोजन एटम और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। ये कंडीशन थी आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन से कंपाउंड में हो सकती है। फिर आप देखें कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो ये फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को क्या करेगी, इन्फ्लुएंस करेगी। आज आप ये देखेंगे कि ये कैसे करती है। फर्स्ट पॉइंट है इसका कि ये इन्फ्लुएंस करती है, असरअंदाज होती है फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे। अच्छा, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आप जनरली उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब आप देखें, हम इसकी एग्जांपल लेते हैं कि ग्रुप 4th A, 5th A, 6th A और 7th A के एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं। आपके बुक में एक ग्राफ दिया गया है जिसमें आपके पास जो पीरियड नंबर हैं वो आपके पास अलॉन्ग एक्स एक्सिस लिए गए हैं और जो आपके पास टेम्परेचर है इन द फॉर्म ऑफ केल्विन वो अलॉन्ग वाई एक्सिस लिया गया है। ठीक है, अब आप देखें, इसके एग्जांपल हम देखने लगे हैं। आपके पास आ जाता है ग्रुप नंबर 4th A, 5th A, 6th A और 7th A। ठीक है, इसमें आप कहते हैं कि आपके पास जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कार्बन है, इसका आपके पास नाइट्रोजन होता है, ये आपके पास ऑक्सीजन होता है और ये आपके पास फ्लोरीन होता है। ये हम बात कर रहे हैं किसकी, पीरियड्स की। ठीक है, अब आप देखें कि आपके पास ये जो ग्रुप 4th A है ये आपकी बुक में ग्राफ दिया गया है, इसके हम हाइड्राइड बनाने लगे हैं। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 होते हैं और उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 की ज़रूरत होती है, तो वो 4 हाइड्रोजन के साथ जाकर कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और हो जाते हैं इसके पूरे। इसमें NH3, इसमें आपके पास आ जाएंगे 2, ऐसे आप शो कर लें इसको, और इसमें होता है 1 हाइड्रोजन। ये आपके पास
ग्रुप 4 थे, 5 थे, 6 थे और 7 थे के हाइड्रोइड दिए गए। अब आप देखें कि आपके पास ये जो 4th A है इसका अपने ग्रुप में बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। इसका क्या है? लेस बॉइलिंग पॉइंट है। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्यों लो है? इसकी 2 रीज़न्स हैं। एक आ जाती है आपके पास इसका साइज़ कि वो क्या है, लेस साइज़ है इसका, और दूसरा आ जाता है पोलराइजेबिलिटी। ये लेस पोलर है, इसकी पोलराइजेबिलिटी कम है। ठीक है। अब आप देखें आगे अमोनिया को, जब हम पीरियड्स में लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड है जो वो क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। अब ये देखें मैं लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रही हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड इंक्रीज़ होगा। मतलब ये कि सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है आपके पास वो क्या है, फ्लोरीन है। ठीक है, नाइट्रोजन, वाटर और हाइड्रोजन फ्लोराइड है। अगर हम इनके अपने ही ग्रुप में बात करें तो अपने ग्रुप में जो 5th A ग्रुप में सारे हाइड्राइड आते हैं उनसे अमोनिया का सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है। 6th A की बात करें तो इसमें वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हाई है। 7th A की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन फ्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। लेकिन अगर हम इन तीनों ग्रुप्स को कंपेयर करें, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ पीरियड देखें कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो वो थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस आ जाएगा इसमें। आप देखें कि आपके पास हाइड्रोजन फ्लोराइड है जो इसमें फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका बॉइलिंग पॉइंट है जो ये ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का ज़्यादा है। अब हम देखते हैं कि इसकी रीज़न क्या है। ठीक है, इसकी रीज़न ये है कि आपके पास जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है, ये हाइड्रोजन फ्लोराइड है और ये आपके पास क्या है, वाटर है। इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, अब ये आपके पास बिलोंग करता है ग्रुप 7 से और ये बिलोंग करता है ग्रुप 6A से। अब मैंने बात यह की है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द ऑक्सीजन, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन नहीं है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। उसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि आपके पास हाइड्रोजन, ये जो वाटर है, इसके ऑक्सीजन पर 2 लॉन पेयर मौजूद हैं। अब इन लॉन पेयर की वजह से ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है पर मॉलिक्यूल। कितने बॉन्ड बनाता है? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। पर मॉलिक्यूल। ठीक है, और हाइड्रोजन फ्लोराइड है जो ये 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है पर मॉलिक्यूल। पर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब क्या है कि जिसके नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा, तो 100 वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हुआ HF से। इसी तरह आप देखें कि आपके पास आ जाता है अमोनिया। अमोनिया में 1 लॉन पेयर होता है और ये क्या करता है, 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है पर मॉलिक्यूल। ये क्या करता है, 1 हाइड्रोजन बॉन्ड। वन हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल। ठीक है, ये आपने देखी हैं इसकी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़।
थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज़ में आपने इसका देखा है बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट की बेस हमने बनाई है क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल। तो वाटर में जो हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल हैं वो ज़्यादा हैं, इसलिए वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द HF, और ये एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी आ जाती है आपके पास सॉल्युबिलिटी। अच्छा, अब आ गया आपके पास सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी का जो एक प्रिंसिपल है, जो रूल है, वो ये है कि लाइक डिज़ॉल्व लाइक। क्या, लाइक डिज़ॉल्व लाइक। जो पोलर मॉलिक्यूल होंगे वो पोलर में डिज़ॉल्व होंगे, और जो नॉन पोलर होंगे वो नॉन पोलर में होंगे। ऐसा नहीं होगा कि पोलर नॉन पोलर में डिज़ॉल्व हो। अब आप देखें कि आपके पास वाटर है। अच्छा, सॉल्युबिलिटी में हम कहते हैं कि ये फॉलो करता है किसको, लाइक डिज़ॉल्व लाइक प्रिंसिपल को। ठीक है, अब आप इसकी एग्जांपल देखें कि आपके पास है वाटर मॉलिक्यूल। ये क्या है, पोलर है, और जो पोलर होते हैं उन्हीं में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्हीं में होगी। अब ये देखें, वाटर मॉलिक्यूल आपके पास यूज़ हो रहा है एज अ सॉल्वेंट। आपने बनाना है सॉल्यूशन, उसके लिए आपको सॉल्यूट भी चाहिए। अगर आपका सॉल्वेंट पोलर है तो आपका सॉल्यूट है जो वो भी पोलर होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ यूज़ करेंगे एथेनॉल, या सिंपली हम उसे अल्कोहल भी कह सकते हैं, C2H5OH। इसके दो नाम हैं, अल्कोहल या एथेनॉल। ठीक है, अब ये एज अ सॉल्यूट एक्ट कर रहे हैं। इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो आपके पास अब क्या होगा कि ये जो सॉल्यूट आपके पास एथेनॉल है, ये इस वाटर में क्या होगा, डिज़ोल्व हो जाएगा, तो सॉल्युबल हो जाएगा। अब आप इसमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, वो भी क्या हैं, पोलर मॉलिक्यूल में आते हैं, और वो भी एज अ सॉल्यूट अगर यूज़ हों तो वो वाटर में क्या हो जाएंगे, सॉल्युबल हो जाएंगे। ठीक है, ये आपने एग्जांपल देखी है कि जब हमारे पास सॉल्वेंट क्या था, पोलर था, तो सॉल्यूट भी क्या था, पोलर था। अब आप देखने लगे हैं कि जब आपके पास सॉल्वेंट हो पोलर और सॉल्यूट हो नॉन पोलर, तो फिर क्या होगा। इसकी एग्जांपल आप देख रहे हैं कि आपके पास आ जाते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं, वो कंपाउंड जिनमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है या कार्बन हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं ये यूज्ड हो रहे हैं एज अ सॉल्यूट। ठीक है, ये यूज्ड हो रहे हैं एज अ सॉल्यूट, और ये क्या हैं, नॉन पोलर हैं। अब ये हाइड्रोकार्बन्स नॉन पोलर हैं, ये पोलर है, तो आपका क्या ख्याल है कि ये नॉन पोलर इस पोलर में सॉल्युबल हो जाएगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि नॉन पोलर पोलर में सॉल्युबल हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये कहें कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन वाटर में सॉल्युबल हो जाएं तो ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, ये थी आपकी दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरा आ जाता है आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ आइस।
कि आइस का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ आइस। अब आइस कैसे बनती है? जब वाटर मॉलिक्यूल फ्रीज होंगे तो आपके पास क्या होगा? आइस बन जाएगी। आइस कैसे बन जाएगी? वाटर मॉलिक्यूल के फ्रीज होने से। वाटर मॉलिक्यूल के फ्रीज होने से आपके पास क्या बनेगी? आइस बनेगी। ठीक है। अब जो वाटर मॉलिक्यूल है इसकी अगर हम ज्योमेट्री देखें तो इसका क्या है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। अब जो वाटर मॉलिक्यूल पर दो लॉन पेयर प्रेजेंट हैं, ये ऑक्टाहेड्रल, ये ऑक्यूपाई करते हैं इसकी कॉर्नर को। अब आपके पास ये वाटर मॉलिक्यूल था। अब क्या हुआ कि जब टेम्परेचर आपका हुआ 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर मॉलिक्यूल का जब टेम्परेचर कितना हो गया? 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो आपके पास क्या बनी? आइस बनी। और इस वक्त जो इसकी डेंसिटी है वो क्या है? लेस डेंसिटी है। यही वजह है कि पानी लें आप, उसके ऊपर आप आइस डाल दें तो वो जो आइस होगी वो उसके ऊपर तैरना शुरू कर देगी, नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि उसकी डेंसिटी लेस है एज़ कम्पेयर टू द वाटर। अब क्या हुआ कि जब टेम्परेचर हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस बन गई, अब टेम्परेचर क्या हुआ? इंक्रीज़ किया। टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच गया। जब ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच गया तो यहाँ पर जो डेंसिटी है वो क्या होगी? मैक्सिमम होगी। अब डेंसिटी मैक्सिमम इसमें कैसे हुई कि जब आपने 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको लेके गए, इसको हीट किया, इसने मेल्ट होना शुरू हुआ, तो आपके पास ये मेल्ट हुई, लेकिन मॉलिक्यूल इसके करीब करीबी थे, तो इसकी डेंसिटी क्या थी? मैक्सिमम थी। अब अगर आप कहें कि टेम्परेचर और इंक्रीज़ करते हैं, टेम्परेचर हमने और इंक्रीज़ किया। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से अब इसकी डेंसिटी क्या होगी? मिनिमम होगी, लेस होगी। इसकी रीज़न डेंसिटी क्या होगी? लेस होगी या मिनिमम होगी। इसकी रीज़न ये है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाता है, तो मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन हो जाती है, वो एक्सपेंड करना शुरू हो जाते हैं, उनमें स्पेसेस ज़्यादा आ जाती हैं, तो वो क्या हो जाते हैं? लेस डेंस हो जाते हैं। ठीक है। अब ये जो आइस बनती है हमारे पास, ये 9% स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई करती है एज़ कम्पेयर टू द लिक्विड वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है। और उसकी रीज़न, जो आपके पास आइस है वो ऑक्यूपाई करेगी 9% मोर स्पेस या वॉल्यूम एज़ कम्पेयर टू वाटर मॉलिक्यूल। अब हम इसको अपनी डेली लाइफ में ले जाते हैं। अब हम फ्रीज़र में जब पानी भर के लगाने लगते हैं तो हम जिस बाउल में या जिस गिलास में पानी रखते हैं, हम उसको बिल्कुल फुल करके नहीं रखते। क्यों? उसकी रीज़न यही होती है कि जब वो फ्रीज़ होगी, आइस बनेगी हमारे पास, तो ये स्पेसिस आ जाएंगी इसके दरमियान, ये ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा तो वो पानी बाहर गिरना शुरू हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप पानी लगाएं, फ्रीज़र में पानी रखें, तो उसका जो वॉल्यूम है, जो आपका बर्तन है जिसमें आपने, चाहे वो आपने ग्लास में लगाया हुआ है या बाउल में लगाया हुआ है, तो आप उसको थोड़ा सा छोड़ें, ताकि जब वो फ्रीज़ हो तो कम से कम वो उसके टॉप कॉर्नर तक पहुंच जाए फ्रीज़ होने के बाद।
ठीक है। और अब हम देखते हैं कि ये सर्दियों में ये पॉन्ड्स वगैरह में, या आप ये कह लें कि नाले वगैरह में क्या होता है कि पानी है उसके ऊपर बर्फ़ जम जाती है। अब वो जो बर्फ़ जम जाती है वो क्या करती है कि जो उसके नीचे आने वाला पानी है उससे हीट को बाहर नहीं निकलने देती, ठीक है। जब हीट बाहर नहीं निकलेगी कि तो जो अंदर का इन्वायरमेंट है वो क्या रहेगा, गर्म रहेगा। जब वो गर्म होगा तो उसकी वजह से ये जो मछलियाँ या कुछ प्लांट्स जो पानी में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं वो अपनी लाइफ मेंटेन कर सकते हैं। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती तो ये जो पानी में रहने वाली चीज़ें इनकी लाइफ कुछ डिफरेंस होती। इसके बाद आपके पास आ जाता है आ जाएगा नेक्स्ट क्लींजिंग एक्शन। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट्स। जिस तरह सॉल्युबिलिटी में हमने लाइक डिजर्व लाइक प्रिंसिपल अप्लाई किया, इसी तरह इसमें भी क्या होता है कि लाइक डिजर्व लाइक प्रिंसिपल अप्लाई होता है। अब क्या है, वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है। जो हमारे पास सोप या डिटर्जेंट्स होते हैं ये हमारे पास पोलर और नॉन पोलर दोनों पोर्शन होते हैं। तो अब क्या होता है कि जो पोलर पार्ट होता है वो वाटर में सॉल्युबल होता है, और जो नॉन पोलर पार्ट है यानी अल्काइल है या बेंजाइल है तो वो क्या रहेगा, रिमेन आउटसाइड रहेगा। इसके बाद आपके पास फोर्थ प्रॉपर्टी आ जाती है कि बायोलॉजिकल कंपाउंड्स और फूड मटेरियल्स में। फिफ्थ आ जाएगा बायोलॉजिकल कंपाउंड्स एंड फूड मटेरियल्स। ठीक है। अब हम बायोलॉजिकल कंपाउंड को सबसे पहले देखते हैं। इसमें हम एग्जांपल ले लें प्रोटीन। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और ये जो प्रोटीन होता है इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारे पास क्या आ जाते हैं, अमाइनो एसिड्स के। अमाइनो एसिड्स की चेन्स होती हैं जो मिलती हैं और हमारे पास क्या बनता है, प्रोटीन्स बनता है। ठीक है। अगर हमारे पास क्या हो कि ये जो लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड है वो इन द फॉर्म ऑफ स्पाइरल, खुद को स्पाइरल की फॉर्म में अरेंज करें। अगर हमारे पास जो अमाइनो एसिड की चेन है इन द फॉर्म ऑफ स्पाइरल हो, स्पाइरल मीन स्प्रिंग लाइक शेप आ जाए इसकी, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, हेलिक्स। इसे हम कहेंगे कि ये क्या है, हेलिक्स है। ठीक है। अब आप देखें कि ये हेलिक्स आपके पास दो तरह के हो सकते हैं, राइट हैंडेड भी हो सकता है और लेफ़्ट हैंडेड भी हो सकता है। राइट हैंडेड और लेफ़्ट हैंडेड का मतलब कोई ये है कि ये राइट से शुरू होगा और ऐसे जाएगा, और लेफ़्ट हैंडेड का मतलब ये है कि ये लेफ़्ट से शुरू होगा और इधर जाएगा, लेफ़्ट साइड से शुरू होगा और ये राइट साइड से शुरू होगा। ठीक है। अब हम देखते हैं राइट हैंडेड को। अगर राइट हैंडेड हेलिक्स की हम बात करें तो इस हेलिक्स में आपके पास जो कार्बन ऑक्सीजन और यहाँ आप कह लें कि ये आपके पास क्या है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन है एक हेलिक्स का। दूसरे हेलिक्स का आप ये कह सकते हैं कि एक हेलिक्स का जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है वो इंटरेक्ट करेगा दूसरे हेलिक्स के नाइट्रोजन हाइड्रोजन वाले बॉन्ड के साथ। ठीक है। और ये क्या है, वर्टिकल फॉर्म में होंगे।
अब एक्स रे डाइफ्रैक्शन की गई और उस एक्स रे डाइफ्रैक्शन क्या है, एक टेक्निक है जो हमें स्ट्रक्चर के बारे में बताती है। और उसने हमें बताया कि अगर हम ये हेलिक्स लें और हेलिक्स के ईच टर्न में जो हमारे पास अमाइनो एसिड होते हैं वो राउंड अबाउट 27 अमाइनो एसिड्स होते हैं, 27 अमाइनो एसिड्स होते हैं। ये हमने बात की है किसकी, एक हेलिक्स की, ठीक है। अगर हम इसकी दूसरी एग्जांपल ले लें साथ डीएनए की, डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए जो ये आपके पास क्या है, डबल हेलिक्स है। डीएनए की ले लें। अब डीएनए आपके पास क्या है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। इसमें भी क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है जो इन दोनों हेलिक्स को आपस में इंटरेक्ट करने में मदद देता है। अब इनका जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, इसका जो डायामीटर है वो 18 से 20 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। ये हमने बात की है किसकी, बायोलॉजिकल कंपाउंड की। अब इसी के साथ हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट फूड मटेरियल्स। अब फूड मटेरियल्स में हम देखते हैं, फूड मटेरियल्स में हमारे पास आ जाते हैं, एग्जाम्पल आ जाती है इनकी कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स तो आप पढ़ ही चुके होंगे कि मोनोसेक्राइड हैं, पॉलीसेक्राइड हैं, डाइसेक्राइड्स हैं, ओलिगोसेक्राइड्स उसमें आ जाते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स की हम जर्नल एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके पास आ जाता है सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज। अगर इनके स्ट्रक्चर देखें तो इनमें क्या होता है, OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। और ये OH ग्रुप किसके लिए होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। ठीक है। अब लास्ट आ जाता है आपके पास पैंट्स, डॉयज और क्लॉथ्स में। अच्छा, अब आप देखें कि आपके पास सिल्क हो या कॉटन क्लॉथ हो, ये किससे मिलकर बनते हैं, थ्रेड से। अब इन थ्रेड में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो इसे प्रोवाइड करती है स्ट्रेंथ, जिसकी वजह से ये हमारे जो धागे हैं ये जुड़ते हैं और हमारा एक कॉटन या सिल्क क्लॉथ है जो ये आता है। तो हम लास्ट 2 और 3 मिनट में अपने लेक्चर को रिवाइज़ करते हैं कि हमने पढ़ा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रॉपर्टीज़ और इसके यूजेस। पहले हमने थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज़ देखी कि थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज़ में हमने देखा कि हम बॉइलिंग पॉइंट को देख रहे हैं और बॉइलिंग पॉइंट का हमने जो रिज़ल्ट निकाला वो ये निकाला कि जितने हमारे पास नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे उतना हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। इसकी एग्जांपल आपने देखी कि वाटर मॉलिक्यूल है और हाइड्रोजन फ्लोराइड है। अब जो वाटर मॉलिक्यूल है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है पर मॉलिक्यूल, जबकि आपके पास हाइड्रोजन फ्लोराइड है जो ये 1 बॉन्ड बनाता है पर मॉलिक्यूल। तो इसलिए वाटर मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट हाई है। ये एक एक्सेप्शनल केस है, हालांकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। फिर हमने इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो देखी सॉल्युबिलिटी की।
तो सॉल्युबिलिटी में हमने देखा कि लाइक डिज़ॉल्व लाइक प्रिंसिपल है जो वो फॉलो होता है। अब पोलर मॉलिक्यूल पोलर में ही डिज़ॉल्व होगा। वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज़ हो रहा था, तो आपने एथानॉल को एज अ सल्यूट लिया जो कि पोलर था, तो ये दोनों सॉल्युबल थे, आपके पास सॉल्यूशन उनका बन गया। अब अगर आप क्या करें कि इसमें नॉन पोलर, जैसा कि आप कह लें कि हाइड्रोकार्बन्स वो क्या हैं, नॉन पोलर हैं, तो आप कहें कि हाइड्रोकार्बन वाटर में सॉल्युबल हैं, तो ये इम्पॉसिबल है। फिर आपने तीसरा स्ट्रक्चर देखा आइस का स्ट्रक्चर, कि वाटर मॉलिक्यूल हैं जो वो फ्रीज़ होंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर, तो आपके पास क्या होगी, आइस बन जाएगी। अब ये जो आइस है वो ऑक्यूपाई करेगी 9% मोर स्पेस मोर वॉल्यूम एज़ कंपेयर टू द वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, इसके बाद आपने देखा कि ये अगर इसकी डेंसिटी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या है, मिनिमम है। यही वजह है कि इसकी डेंसिटी मिनिमम थी, तो यही वजह थी कि हमारी जो आइस है इसने वाटर पे फ्लोट करना शुरू कर दिया। ठीक है, फिर आपने देखा कि आपके पास आ जाता है कि क्लींजिंग एक्शन सोप और डिटर्जेंट्स का। अब सोप और डिटर्जेंट्स में हम क्या कहते हैं कि ये पोलर और नॉन पोलर दोनों होते हैं। अगर वाटर एज अ पोलर है तो जो पोलर पार्ट होगा वो उसमें सॉल्युबल हो जाएगा, और जो नॉन पोलर होगा वो बाहर ही रहेगा, उसका इसके साथ रिएक्शन नहीं होगा। फिर आपने देखा कि बायोलॉजिकल कंपाउंड में, और बायोलॉजिकल कंपाउंड में आपने देखा कि बायोलॉजिकल कंपाउंड में ये कैसे था। तो बायोलॉजिकल कंपाउंड में देखते हुए आपने प्रोटीन को देखा। अब जो प्रोटीन है वो आपके पास आ जाती हैं कि ये लिविंग पार्ट्स का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, और ये अमाइनो एसिड्स इसकी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अब ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये इसके साथ मिलेंगे, जो लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स है वो जब स्पाइरल फॉर्म में होगी तो हम इसे हेलिक्स का नाम देंगे। ठीक है, अब ये हेलिक्स दो तरह के हो सकते हैं, राइट हैंडेड भी हो सकता है और लेफ़्ट हैंडेड भी हो सकता है। हमारे पास जो राइट हैंडेड हेलिक्स है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये राइट हैंडेड हेलिक्स में जो हमारे पास कार्बन ऑक्सीजन है और दूसरी साइड हमारे पास नाइट्रोजन हाइड्रोजन है। एक जो हेलिक्स का जो एक टर्न है उसके कार्बन ऑक्सीजन सेकंड टर्न के नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ वर्टिकली जाके अटैच होंगे। फिर एक्स-रे डाइफ्रैक्शन की गई, तो एक्स-रे डाइफ्रैक्शन से हमें इसका स्ट्रक्चर है जो वो पता चला कि हमारे पास जो एक टर्न है उसमें 27 अमाइनो एसिड्स हैं। और फिर हम देखते हैं दूसरा एग्जांपल इसकी डीएनए की। डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। तो इसमें हम क्या कहते हैं कि इसका जो डायामीटर है वो अप्रॉक्सीमेटली 18 से 20 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, अब इसमें कितना है, अप्रॉक्सीमेटली 18 से 20 एंगस्ट्रॉम है। और हम बात कर लेते हैं इसके बाद लास्ट स्टेप की, जो था हमारे पास फूड मटेरियल्स के बारे में, कि फूड मटेरियल्स में, अब फूड मटेरियल्स में हम चले जाएं तो आ जाता है कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स में आप देख लें कि आ जाएगा ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज़ है और सुक्रोज़ है। तो अगर इनके स्ट्रक्चर देखे जाएं तो इनमें OH ग्रुप है जो ये होता है, और ये OH ग्रुप किस चीज़ के लिए है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए है। फिर आपके पास जो सबसे लास्ट में आ जाता है वो आ जाएगा आपके पास कि ये डाइज पेंट्स और क्लॉथ्स वगैरह में, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास कॉटन क्लॉथ्स या सिल्क क्लॉथ जो बनते हैं ये थ्रेड से बनते हैं, और इन थ्रेड में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड ही रिस्पॉन्सिबल होता है इसको करने के लिए। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही समझ आई होंगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप फिर भी पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।